वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी का। आज हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है खुला आकाश। इस पाठ के पहले वीडियो में अर्थात पहले भाग में हमने अभी तक देखा था कि कुंवर नारायण जी की ये एक डायरी विदा है और ये जो पाठ है एक डायरी विदा है। तो लेखक ने अलग अलग किस्सों के माध्यम से हमारे सामने जो भी सत्य है, जो वास्तविकता है, वो प्रस्तुत की है। जैसे लेखक कहते हैं पहले किस्से में कि अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की मतलब जो आत्मचिंतन होता है, हमारा जो विचार होता है वो बाहर की दुनिया से बहुत बड़ा होता है और उसका विस्तार करना चाहिए। दूसरा जो किस्सा है मकान पर मकान, इसमें बताया है कि शहरों में कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है और जो पेड़ भी नहीं है, ना तो चिड़िया दिखाई दे रही है। तीसरे किस्से में बताते हैं कि साहित्य सही होना चाहिए अर्थात समाज के हित का होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि हमें खुद को जानने चाहिए, जाने खुद को अर्थात हमें खुद को जानना चाहिए, समझना चाहिए और हमारा आत्म परीक्षण करना चाहिए। आत्म परीक्षण करते समय दूसरों का विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। फिर हम देख रहे थे सिर्फ मनुष्य होते, तो हम इस किस्से में देख रहे थे टाइटल है सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है। ये हमने देखा था पहले भाग में कि अगर कैसा होता, आदमियों में कुछ आदमी बाघ है, कुछ भेड़िए है, कुछ लकड़बग्गे है, तो कुछ सांप, तेंदुआ और बिच्छू है। मतलब जो आदमी है अवसर देखकर क्या करते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं, मौका परस्त होते हैं, अवसरवादी होते हैं। बहुत सारे लोग अगर हम देखते हैं व्यवहार में तो ऐसे ही होते हैं। तो कुछ आदमी गाय होते हैं, तो कुछ बकरी होते हैं, तो कुछ भेड़ होते हैं। गाय अर्थात कुछ गरीब होते हैं, कुछ बकरी होते हैं मतलब वो बलि चढ़ जाते हैं। कुछ तितली होते हैं, तितली मतलब दूसरों के जीवन में वो रंग बिखरने का काम करते हैं, दूसरों का जीवन सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं जैसे सारी गाय केवल गाय है, दूध देते हैं, गरीब होती है, अच्छी होती है, कुछ शेर केवल शेर होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे मनुष्य मनुष्य क्यों नहीं होते, मनुष्य मनुष्य क्यों नहीं होते अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता। एक दूसरे के साथ वो मनुष्यता क्यों नहीं निभाते, जैसे जो प्रवृत्ति है मनुष्यता की वो एक समान क्यों नहीं होती। आगे का किस्सा देखेंगे हम। लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। और लेखक कहते हैं जो भी मैं हूँ वो मैं खुलेआम बताकर जीता हूँ और ऐसे ही मुझे जीना है। मुझे मेरी डिग्री झूठी है, मेरा रहन सहन, मैं बहुत अमीर हूँ, जो है वो मुझे सच दिखाना पसंद है। मुझे लुका छिपा कर जीना बिल्कुल नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। अगर हम झूठ बोलते हैं किसी के साथ, हम बहुत अमीर है ऐसे दिखावा करते, लेकिन हमारे मन में कभी ना कभी ये विचार आता ही रहता है अगर इनको सच्चाई पता चली तो। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। और लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है, हमारी असलियत हमें छुपानी पड़े, मतलब जो छुपाना पड़ता है वो बहुत गंदा होता है। लेखक को लगता है ऐसे गंदे काम हमें करने ही नहीं चाहिए कि जो हमें छिपाने पड़े, छिपाने की ज़रूरत पड़े। कभी भी जो भी छिपाना वो हम लुका छिपा कर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उसे बचाने के लिए हम बहुत सारे झूठ बोलते जाते हैं। आगे है जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। तो लेखक कहते हैं बुढ़ापे का अर्थ यही नहीं, लोग बूढ़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि हमारे जीवन के कुछ ही वर्ष बचे, जैसे तैसे जीना है। यह तथ्य है कि जीवन के किसी भी खंड पर कभी कभी हम मतलब यौवन मतलब जवानी में, बचपन में या फिर बुढ़ापे में भी ऐसी खास बातें हमें याद करके रखनी चाहिए कि कुछ वर्ष बचे इसीलिए जीना है, इसीलिए जीना है। ऐसे नहीं, जीने का कोई अर्थ होना चाहिए। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं जब तक जीवित और चैतन्य हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हो।
या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ। और जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे अंदर चैतन्य है, मतलब जीवन है, तब तक मैं जिंदगी को नया अर्थ दूंगा और अर्थ दे पाऊंगा। और या अपने लिए उसे क्या पाता हो, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य मान पाता हूँ। और लेखक कहते हैं केवल अपने लिए नहीं, लोगों के हित के लिए भी जीना चाहिए, लोगों के हित के भी कुछ कार्य करते रहने चाहिए। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं, मैं इसी के लिए साहित्यिक चेष्टा मतलब साहित्यिक गतिविधियां वो करने जुड़े हैं। और ऐसी चेष्टा, ऐसी जो क्रियाकलाप है वो जीवन का अविभाज्य भाग मानते हैं, वो कभी भी जीवन से अलग नहीं हो पाते हैं। तो लेखक का मानना है जितना भी हम जीते हैं, चाहे बुढ़ापे में क्यों ना हो, चाहे हम कितने साल के क्यों ना हो, 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। और लेखक कहते हैं कि मेरी उम्र, मेरी आयु कितने साल की है, 75 साल की है, और मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष बचे हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो निराशावादी जीते, लेकिन लेखक कहते हैं लेकिन मैंने जीना बंद नहीं किया। जीना मतलब सुबह उठना, जो भी नाश्ता, चाय, पानी, खाना पीना, सोना, ऐसे जीना नहीं। जीना मतलब कुछ ना कुछ तो क्रियाकलाप करते रहना, कुछ ना कुछ तो कार्य करना, और ऐसे कार्य करना जो समाज के लिए भी उपयोगी हो। तो यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती, उम्र किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है। जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। और अपना जीवन जो है वो सार्थकता से, अर्थपूर्ण से जीना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आगे हम देखेंगे दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हो। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। और लेखक कहते हैं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में रहना मेरे लिए कितना क्लेशदायक है, कितना दुखदायक है, कितना पीड़ादायक है। और दिल्ली में रहकर मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। और शहर कैसा है, शहर को किस तरह वो बता रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी बस है और उस बस में बहुत सारे सवारी मतलब बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, लंदफंद, एक के ऊपर एक वो अस्त व्यस्त बैठे हुए हैं, और हर वक्त चलायमान है। वो बस हर वक्त चलती है, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती, कहीं पर भी उसे स्टॉप नहीं है। जैसे बड़े बड़े शहर कभी भी नहीं रुकते, रात में भी वो चलते रहते हैं। और दिल्ली में रहने का मतलब पायदान जो हमारे दरवाजे पर होता है, पायदान में जैसे 2 पाँव टिक कर रहने के लिए जगह होती है, और उम्र भर वैसे ही रहो, जैसे किसी कमरे में लटकते रहते हो। और कभी भी भीड़ में लटके हैं तो कभी भी हम गिर सकते हैं, इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसे में बुरी अवस्था में इस भीड़ में दिल्ली में रह रहा हूँ। आगे है बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। और बिल्कुल सही बात बताई है लेखक ने कि बहाने हम कब निकालते हैं, जब हम करना नहीं चाहते तो कारण देते हैं, और जो करना चाहते हैं उसके लिए कारण देने की आवश्यकता नहीं होती, हम किसी भी समय वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी अगर हम पढ़ाई नहीं करना चाहते तो हम कोई भी कारण बहाना बनाते हैं, बाद में करूँगा, समझ में नहीं आ रहा है, अभी आंखें दुख रही है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी बहाने। लेकिन मोबाइल खेलना है तो उसे बहाने देने की आवश्यकता नहीं होती, जब चाहे हम खेल सकते हैं। अगर जो चीज़ हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहाने नहीं निकाले जाते, कोई न कोई रास्ता हम ज़रूर निकाल लेते हैं। लेकिन जो काम हमें दिल से नहीं करना है उसके लिए हम कोई न कोई कारण ज़रूर ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी सब की अवस्था होती है। जो काम पसंदीदा होता है वो हम पूरा दिल लगा कर करते हैं, और जो काम नापसंद का होता है उसे बहाने निकालते हैं। आगे है अपने से बहस।
बहस मतलब विवाद। तो बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। और लेखक ने यहाँ भी बहुत बड़ा विचार हमें दिया है। अगर हमें वाद विवाद करना है, किसी के मत का खंडन मंडन करना है, तो अपनों से करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए। बहस दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने से बहस जब हम करोगे तो सच्चाई हाथ लगेगी कि क्या सही है, क्या झूठ है, क्या गलत है। अगर ये हम करते हैं तो जो सच्चाई है वो हाथ लगेगी। और दूसरों से सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों को बताने नहीं चाहिए, कुछ बातें हमें सुनाने भी चाहिए, सुनना चाहिए वो हमें क्या विचार देते हैं, उनका विचार क्या है। और दूसरों से अगर हम बहस करते बैठेंगे तो क्या होगा, केवल झगड़ा हाथ लगेगा। आगे है चीज़ों की गुलामी। देखो बहुत बड़ा है ये, मतलब शीर्षक, हम कैसे चीज़ों के गुलाम बनते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसके एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। और लेखक कहते हैं कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा। देखो, उन्होंने कंप्यूटर नहीं खरीदा 40,000 रुपये में, लेखक को उस कंप्यूटर ने 40,000 रुपये में खरीदा है। मतलब या तो उस पर वो काम करते हैं, फिर तो उनको पैसे मिलते हैं, या फिर वो इतने उसके मतलब क्या कहते हैं हम, उसके अधीन हो गए हैं। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। जैसे कंप्यूटर का टाइम होता है, जैसे वो कहता है उसकी गुलामी करते हैं, वो उसके नखरे सिर झुकाकर झेलने पड़ते। मतलब जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो सिर झुकाकर तो करते हैं, और वो अपने कल्याण देख रहे हैं उस कंप्यूटर में कि ऐसा ही मेरा कल्याण होगा। और कंप्यूटर ने जैसे ही वादा किया है कि ये काम करो, तुम्हें जैसे लेखक लिखना पढ़ना चाहते हैं तो लेखक को एक वादा किया है, जैसे वो आज़ादी देगा कंप्यूटर, कभी तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन फिलहाल तो उसके ही कार्य में वो जुटे हैं, उसकी ही एकनिष्ठ सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही उसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अभी जो भी दुनिया है वो कैसी दुनिया है, डिजिटल जो भी है, ऑनलाइन सारे कार्य, तो भविष्य उज्जवल है, ऐसे लेखक वो ताना मार रहे हैं। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में मैं भी हूँ। और उसके पहले मैंने एक मोटर खरीदी थी, लेकिन जैसे उस मोटर ने मुझे खरीदा है उसका मैं अधीन हो चुका हूँ और उसकी सेवा में हूँ। जैसे गाड़ी पोछना, मेंटेनेंस जो भी है, दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। और दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। गाड़ी मतलब मोटर कार है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, उसके गुलाम हम होते हैं। जैसे कितने बजे है ये सीरियल है, कितने बजे है ये पिक्चर है, कितने बजे है ये है वो है, हम उसके गुलाम बनते जाते हैं। तो इस तरह ये पाठ हमने पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने ये पाठ भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा है। अभी ये समाप्त हो गया।